नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआरस। एमआरस मीन्स मेक रियल अचीवमेंट्स। तो चलो अपने अचीवमेंट्स को रियल करने के लिए आप जुड़ जाइए एमआरस के साथ। आज बच्चों हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंस बिटवीन करेंगे, लेकिन किसके बीच? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच। तभी हम अगले लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ढंग से स्टार्ट करेंगे अच्छे से, जब भी आपको वो समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर की वीडियो भी आप देख लेना कि उसमें मैंने किसके बीच डिफरेंस करवाया, आर्टरीज और वेन्स के बीच। तो चलो हम करते हैं शुरुआत, लेके प्रभु का नाम। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो, जैसा कि मैंने आपको एक की पॉइंट बताया, किसी भी स्पेलिंग के पीछे बायो में अगर TION आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो एक क्या है, प्रोसेस जो बार बार क्या होगा, रिपीट। तो ये क्या है, एक प्रोसेस। अब देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ब्रीथिंग मतलब, इसे हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। इसे हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। देखो, ब्रीथिंग का मतलब सिंपली सांस छोड़ना और सांस लेना। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस ली, सांस छोड़ दी। तो ब्रीथिंग ओनली सिंपल, जो आपसे पूछे ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना सांस छोड़ना, ओनली एयर को अंदर लेना और एयर को छोड़ना। आपको यूं नहीं बोलना कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को छोड़ना। इट इज़ नॉट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है, आप देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये सब बच्चे सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ लेते हैं। तो हम एयर में से, हमारी नोज ऐसे नहीं करती कि एयर में से अलग सेपरेट करके ऑक्सीजन ले रही तो ऑक्सीजन लूंगी मैं, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी बॉडी पूरी की पूरी मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि एयर को इनहेल करती है, अंदर लेती है, और फिर क्या करती है, उसी एयर को यूज करके उसमें से ऑक्सीजन और बाकी बची कुछ चीज़ों उसे यूज नहीं करती, वो से क्या करती है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करती है या एक्सहेल करती है। तो समझ में आ गया, ब्रीथिंग का जस्ट सिंपल मीन है एयर को लेना और एयर को छोड़ना। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन और ब्रीथिंग आप कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अब हमने जो सांस ली और सांस छोड़ी, आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, सांस लेना सांस छोड़ना? तो सांस इसलिए ली जा रही है ताकि हमें क्या मिले, ऑक्सीजन। वी रिक्वायर, वी नीड O2 यानी कि ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक फूड, टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि एयर को जब आप अंदर लोगे तो एयर में से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेगी और ऑक्सीजन का यूज़ करके जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड खाया था उस फूड को क्या करेगी, तोड़ेगी। अब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो एनर्जी क्या लगती है, निकलती है। और किसी चीज़ को बनाते तो हमारी मेहनत लगती है उसमें, यानी कि हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, एनर्जी लगती है। और किसी को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ना कुछ एनर्जी बना रहे हैं। और किससे बना रहे हैं? अपने फूड से बना रहे हैं। और फूड के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना है? पहले ब्रीथिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ब्रीथिंग, और सेकेंड स्टेप उसका क्या होगा, रेस्पिरेशन। तो मेन डिफरेंस पता चल गया। ब्रीथिंग सिंपली मीन्स एयर को लेना और एयर को छोड़ना, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। इनहेल मतलब अंदर लेना और एक्सहेल मतलब छोड़ना। तो ब्रीथिंग का मतलब ये है और रेस्पिरेशन का मतलब ये है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो ब्रीथिंग के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स इन ब्रीथिंग। तो पहला तो मैंने बता ही दिया। तो पहला क्या होता है, एक्स इनहेलेशन। बच्चों आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ अभी मैं, इतना नोट कर लो, 2 स्टेप्स इन ब्रीथिंग। इतना नोट हो गया होगा, इधर लिखती हूँ। देखो, ब्रीथिंग के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। इनहेलेशन
फिर से TIUN आ गया, यानी कि प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, इन मतलब अंदर, और TIUN मतलब प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एयर को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। अब इसी के बाद एक्सहेलेशन, भाई एटमॉस्फेयर से कुछ लिया है तो देना भी तो पड़ेगा। तो एक्सहेलेशन, एक्स का मतलब क्या होगा, एग्जिट, यानी कि बाहर निकालना, और TIUN मतलब प्रोसेस, ये बार बार रिपीट होना है। तो समझ में आ गया, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। intake of air, exit out or expelled out air। अच्छा ये बताओ, हम एयर को ले रहे हैं अंदर, एयर को छोड़ रहे हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा आग जल रही है काऊ डंग की, जैसे मतलब कंडे वगैरह हो गए, कुछ ऐसी लकड़ियों की, और एक जगह बिल्कुल फ्रेश है, एयर है। तो आप किधर अपनी ब्रीथिंग करना चाहोगे, वहाँ जहाँ पे कचड़े वगैरह में इनमें आग जल रही है, या फिर वो जो बिल्कुल फ्रेश एयर है। तो आप हमेशा उसे प्रेफर करोगे जो बिल्कुल फ्रेश एयर है। तो एयर तो लेनी है, लेकिन एयर कौन सी लेनी है, फ्रेश एयर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो जब आप अपनी बुक को पढ़ोगे तो बुक में एक लाइन लिखी रहती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब ये होता है कि एयर क्या है, प्योर है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, जो अच्छी गैसेज हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, और जो बेकार गैसेज, आई मीन बेकार गैसेज मतलब जो हमारी बॉडी में जिनका यूज़ नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसी चीज़ें। तो यानी कि हमें एयर लेनी है, लेकिन कौन सी, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो, रिच हो। ठीक है, तो इनटेक ऑफ एयर एंड एग्जिट आउट और एक्सपेल आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, और ये हो गया इनटेक ऑफ एयर मतलब इनहेलेशन। और रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो एयर भी कैसे लेनी है, ऑक्सीजन रिच। अब यहाँ पे लिखिए रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन एक क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। देखो, फिजिको का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब गैसेस का सिंपली छोड़ना और लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को छोड़ना, यानी कि एयर लेना एयर छोड़ना। तो ये तो हो गया फिजिकल। और केमिकल मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, और केमिकल रिएक्शन क्या है, फूड को ऐसे, फूड प्लस ऑक्सीजन, यही तो कर रहे हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शन लिखते तो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एनर्जी, और साथ में क्या निकलती है, CO2 एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखो, फूड प्लस ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या केमिकल रिएक्शन। और किसकी वजह से हुआ, फिजिकल, यानी कि पहले ऑक्सीजन को अंदर लिया, देन एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। समझ में आ गया, इतना नोट करो। ठीक है, तो क्लियर का डिफरेंस समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर हो गया ना, क्रिस्टल एंड क्लियर। तो देखो, ब्रीथिंग सिंपली सांस लेना, सांस छोड़ना, कैसी सांस लेना, ऑक्सीजन वाली सांस लेना, और छोड़ना कौन सी, CO2 वाली सांस लेना। और रेस्पिरेशन मतलब खाने को तोड़ना ऑक्सीजन के साथ, और क्या निकलना, एनर्जी का निकलना। अब रेस्पिरेशन भी देखो दो प्रकार का है, फूड के भी बड़े नखरे हैं। एक फूड कहता है मैं ऑक्सीजन के साथ टूटूंगा, और एक फूड ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है। यानी कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। तो लिखिए इधर, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये वाला जो रेस्पिरेशन होगा, ये इसमें जो खाना टूटेगा, फूड टूटेगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटेगा, और यहाँ पे जो खाना टूटेगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नहीं टूटेगा, या फिर ऑक्सीजन होगा भी तो बहुत लिमिटेड नेग्लिजिबल क्वांटिटी होगी।
तो ठीक है, यानी कि वैसे खाने को टूटना चाहिए तो ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या पॉसिबल है कि खाना टूटेगा? खाना बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं टूटेगा, जैसा हम सोचेंगे उससे कई बेकार तरीके से। यानी कि इसमें क्या होगा, पार्शियली फूड ब्रेक, यानी कि जिस चीज़ से वो टूटना चाहिए वो चीज़ ही नहीं मिल रही, तो फिर पूरा कैसे टूट सकता है फूड? तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली फूड ब्रेक, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटली फूड ब्रेक। मैं तब से फूड फूड कर रही हूँ। व्हाट इज़ फूड? फूड हम क्या खा रहे हैं? तो यानी कि फूड हमने क्या खाया था, हमने खाया था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें खाई थी। तो मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि जो हमारे अंदर ग्लूकोज होता है वो बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स के अंदर कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, और हमारे अंदर ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन का स्टोर होता है हमारे मसल्स में। तो मसल्स की सेल से ग्लूकोज को निकालेंगे और ऑक्सीजन के साथ जोड़कर हम क्या निकालेंगे, अपनी एनर्जी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा है मैंने क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और क्या बनेगा इसमें, एटीपी, 38 एटीपी, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो देखो अब इस इक्वेशन को समझाती हूँ। इसका मतलब ये है, ग्लूकोज जो हमारा फूड है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो उसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक होने पर क्या, मैं अभी बताया था, चीज़ बनाने में एनर्जी लगती है, तोड़ने में एनर्जी नहीं निकलती, एनर्जी निकलती है। तो देखो जब फूड को तोड़ा तो एनर्जी निकली, तो कुछ एनर्जी तो हमारे हीट की फॉर्म में चली गई। आप अपनी केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जब आप जलाते हो, जलाना मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करना, यहाँ पे भी वही हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, और हीट एनर्जी निकलती है। तो जो आधी से आधी एनर्जी तो हीट की फॉर्म में निकल गई, और कुछ एनर्जी हमारी बॉडी ने यूज़ करी ATP बनाने में। ये केमिकल होता है जिसे मैं अभी बता दूंगी इसकी फुल फॉर्म वगैरह, अभी आप परेशान ना होना। तो 38 ATP मतलब ऐसा केमिकल 38 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। तो यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो जो एनर्जी निकलती है उसमें से कुछ एनर्जी तो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, और कुछ एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो क्या करेंगे, इनके बॉन्ड्स को, ATP के बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, और बॉन्ड्स टूटे तो एनर्जी निकलेगी, हम यूज़ कर लेंगे। जैसे ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी निकली, ATP बनाया, ATP को तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी, उसे हम यूज़ करेंगे। यानी कि हम डायरेक्टली एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे कि ग्लूकोज से जैसी तुरंत निकली तुरंत हमने यूज़ कर ली, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी को हम ATP बनाते हैं, फिर ATP को तोड़ के एनर्जी को यूज़ करते हैं, यानी कि डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। अब एनारोबिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, पार्शियली फूड ब्रेक। अब देखो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, 2 टाइप्स का। एक बार जो पार्शियली ब्रेक डाउन होगा फूड का उसमें कुछ बन रहा होगा, और एक बार पार्शियली ब्रेक डाउन होगा फूड का उसमें कुछ और बन रहा होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये 2 टाइप्स ऑफ देखते हैं, नोट करो इतना। चलो अब हम करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला टाइप होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा टाइप होता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को ही बोलते हैं। जब लैक्टिक एसिड बने प्रोडक्ट तो उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे, और जब प्रोडक्ट हमारा यानी कि फूड के टूटने के बाद अल्कोहलिक बने तो उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो दोनों पार्ट समझ में आ गए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है। देखो बस एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, और थर्ड स्टेप होता है हमारा क्रेब्स साइकिल, और फोर्थ स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, पूरा 10 स्टेप का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये सारे स्टेप्स आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ने, आपकी बुक में लिख रहा होगा ये वर्ड ग्लाइकोलाइसिस ऐसे करके,
ग्लाइकोलाइसिस। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कट बता देती हूँ, ज़्यादा आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस 10 स्टेप का है। उन 10 स्टेप का कोई नाम नहीं पूछेगा। और नहीं, ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन याद कर लो। तो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, और इस प्रोसेस को फर्क नहीं पड़ता कि इसे ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं। दोनों में, चाहे एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो, दोनों कंडीशंस में सबसे पहले ये प्रोसेस ज़रूर होगा रेस्पिरेशन का। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। और इस प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, ये हर एक प्राणी में होगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो। यानी कि ये प्रोसेस कैसा हुआ? यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल यानी कि जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके अंदर देखा जाता है, यूनिवर्सल प्रोसेस। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैन बी अकर इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। पार्शियल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड यानी कि ग्लूकोज। और पार्शियल ब्रेकडाउन होने पर यानी कि ग्लूकोज टूटेगा, और किस में टूटता है? इसमें हमारा फूड टूटता है, एक नया वर्ड आप पढ़ोगे, पायरुविक एसिड। एक एसिड में टूटता है जिसका नाम होता है पायरुविक एसिड। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 कार्बन का बना होता है। देखो, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला देखना, C6H12O6। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जब मैं इस ग्लूकोज को तोड़ूंगी तो पायरुविक एसिड बनेगा। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड कितने बना सकते हैं? तो इससे कितने बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड। पीए मतलब पायरुविक एसिड लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? अब पायरुविक एसिड को आगे जाके अगर ऑक्सीजन मिलती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तो 38 एटीपी, मजे मजे, बल्ले बल्ले। लेकिन पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी कि अब वो एनारोबिक करेगा, और एनारोबिक में अगर वो अल्कोहल बना रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगा। अगर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस आपको समझ में आ गया। बाकी के स्टेप जो रेस्पिरेशन के हैं, जैसे लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बुक में आप देखोगे क्रेब्स साइकिल लिख रहा होगा, तो क्रेब्स साइकिल एक बस साइकिल है जिसके अंदर हम ग्लूकोज का पूरा ब्रेक डाउन करते हैं फूड का। ओनली ये है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस हमारे किधर होती है? साइटोप्लाज्म में। हर एक चीज़ बता रही हूँ जो एस चंद और आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, अच्छे से उसे रीड करना, सब समझ में आ जाएगा। तो ये कहाँ होता है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। इतना नोट करो, फिर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रिएक्शन में आपको लिखवाऊंगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अब देखते हैं अल्कोहलिक वाला पार्ट। तो कहाँ तक टूट चुके थे हम अपने फूड को? पायरुविक एसिड तक। पायरुविक एसिड जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। फॉर्मूला रन करना चाहो तो कर लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। पायरुविक एसिड हमारा अब इसमें किधर टूटेगा? अल्कोहल में। तो 3 कार्बन से क्या बन रहा है? अल्कोहल। और कौन सा वाला? 2 कार्बन वाला अल्कोहल, C2H5OH। जब 2 कार्बन होते हैं तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जब 1 कार्बन होता है तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो इथ। और अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स यूज होता है हमारा? ऑल। तो ये कौन सा बन जाएगा? इथेनॉल। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस याद कर लो, जैसे चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में आपको आपकी राधिका मैम बताएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इथेनॉल। इथेनॉल, अब देखो 3 कार्बन से 2 कार्बन यूज हो गए इथेनॉल में, 1 कार्बन बचा ना, वो 1 कार्बन कैसे रिलीज होगा? CO2 की फॉर्म में। और कितने एटीपी बनते हैं इसमें? ओनली 2 ATP बनते हैं, यानी कि सिर्फ 2 ATP। और एरोबिक जब ऑक्सीजन मिल जाएगी ना तो दमदारी से ये टूटेगा और पूरी एनर्जी देगा, अपना पूरा 100% दे देगा ये, और हमें 38 ATP मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रही बेचारे को, तो इथेनॉल में, CO2 में और इसमें। और इथेनॉल वाला किस में देखा जाता है? ईस्ट में। ईस्ट क्या है? बैक्टीरिया या फंजाई? हमेशा याद रखना, ईस्ट एक फंजाई है। समझ में आ गया? और ईस्ट को हम यूज करते हैं दारू बनाने में।
अल्कोहल दारू ही तो होती है, मिथेनॉल इथेनॉल, तो इथेनॉल बेस्ट बोली जाती है, मिथेनॉल तो खैर आपको ब्लाइंड कर सकती है। तो ईस्ट का यूज होता है बेवरेजेस यानी कि दारू अल्कोहल बनाने में, क्यों? बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे फूड का ब्रेकडाउन क्या करते हैं? इथेनॉल में, और इथेनॉल का बहुत यूज है इंडस्ट्रीज में। ओके, अब हम याद वो करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की इक्वेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखेंगे, बस एक झोल है और कोई बोल नहीं है। देखो बच्चों, अल्कोहल में हमने 3 कार्बन पायरुविक एसिड से 2 कार्बन का अल्कोहल बनाया था, तो एक CO2 बचा था CO2 बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड वाले में, पायरुविक एसिड, क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस से सब फूड गुजर के आया है, हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से होके तब इन रास्तों में जाएगा, एरोबिक और एनारोबिक में, और एनारोबिक में गया तो 2 रास्ते उसे दिखेंगे। अब उसकी मर्जी, वो 3 कार्बन में टूटे या 2 कार्बन में। जब पायरुविक एसिड हमारा किस में टूटेगा? 2 कार्बन कंपाउंड्स यानी कि लैक्टिक एसिड में, सॉरी 3 कार्बन कंपाउंड्स लैक्टिक एसिड में, तब वहां पे नो CO2 और प्लस क्या होगी? 2 ATP। ठीक है, कितनी ATP मिलेंगी? 2 ATP, यानी कि सेम है अल्कोहल की तरह, बस क्या है अल्कोहल वाले में 3 कार्बन पायरुविक एसिड से 2 कार्बन का इथेनॉल बन रहा था, यहाँ पे 3 कार्बन पायरुविक एसिड से 3 कार्बन का ही एसिड बन रहा है, यानी कि एक एसिड से दूसरा एसिड बन रहा है और वहाँ पे एसिड से अल्कोहल बन रहा था, तो यहाँ पे CO2 नहीं होती और ATP बनती है। तो समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर रिवाइज करना। और एरोबिक यानी कि 3 क्वेश्चन है हमारी टोटल, एक एरोबिक रेस्पिरेशन की, लैक्टिक एसिड की और अल्कोहलिक की। और आप ये तो पूछ लो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कब बनता है? जब ऑक्सीजन बॉडी में कमी हो जाए। और यूकेरियोट्स में हमारे अंदर कब होती है? जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना लोग, एक दूसरे से बस बनना है, तो खली अभी बनना है, तो सीधे दौड़ लगाते चले जाएंगे, तो जब सांसें तेज चलती है ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती उन्हें, तो क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जितनी भी मिलती है थोड़ी बहुत, तो उससे जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, यानी कि रिलीज हो एनर्जी, चाहे थोड़ी बहुत हो लेकिन जल्दी जल्दी रिलीज हो, ताकि उनकी बॉडी कोप अप कर जाए उस हैजार्डस कंडीशन से। तो लैक्टिक एसिड एक एसिड है, बेकारी चीज़ है हमारी बॉडी में। इससे क्या होता है? क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेन होता है मसल्स में, तो इस पेन को रिलीव करने के लिए आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हो, मसाज करा सकते हो और थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, एक दिन में खाली नहीं बनना। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना, 3 क्वेश्चन, जिनमें से थर्ड वाला मैंने बता दिया था। 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अभी देती हूँ, चेक करना कि कितने खली बने हो आप क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चन कौन सा है? वाई आर्टरीज हैव थिक वॉल देन वीन्स? आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक क्यों होती हैं वीन्स के कंपैरिजन में? तो मैंने बताया था हमारे हार्ट से डायरेक्टली आर्टरीज क्या होती हैं? कनेक्ट। ऐसे तो वो आप बोलोगे दीदी वीन्स भी तो कनेक्ट होती हैं, लेकिन आर्टरीज का काम क्या होता है? हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाना। तो सारे के सारे ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स ऊपर जैसे ब्रेन, कुछ ऑर्गन्स नीचे हैं, तो सब तक ब्लड लेके जाना है, तो बहुत प्रेशर से भेजना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा प्रेशर से भेजना है तो वॉल रप्चर ना हो, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए, उसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स को क्या करते हैं? थिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई valves आर एबसेंट इन आर्टरीज एंड प्रेजेंट इन veins? तो इसका आंसर क्या है? आर्टरीज हैव मोर प्रेशर ब्लड फ्लो, यानी कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से होता है। तो आपको पता है जिसे ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, एकदम से जैसे कि कोई यहाँ पे आया है और मैंने एकदम से प्रेशर से धक्का दिया तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे ही आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है तो वो बैक फ्लो का कोई चांस ही नहीं रहता। लेकिन वीन्स की बात करें तो वीन्स में इतना ज़्यादा अंडर हाई प्रेशर ब्लड फ्लो नहीं करता, तो वहाँ पे बैक फ्लो ना हो जाए, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड है वो हार्ट तक ना पहुंचे, आधा अमाउंट का रह जाए, टिश्यू में ही रह जाए, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स क्या होते हैं? वीन्स में प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स एक ऐसा टिश्यू है, यहाँ पे ऐसे किवाड़ की तरह समझ सकते हो, जो क्या है एक बार ब्लड उस रास्ते से निकल गया तो वो बंद हो जाएंगे, बैक फ्लो ब्लड का नहीं होने देंगे। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन।